नमस्कार, मैं हूं मुकेश कपिल और कायदा कानून में आपका स्वागत है। जिंदगी में बने रहे कायदे, इसलिए जरूरी है कानून। एक सहज, सरल और जागरूक जिंदगी के लिए हम लाते हैं कार्यक्रम कायदा कानून। आज हम बात करेंगे तलाक पर। जी हां, एक नए तरह का कानून आने वाला है। एक नए तरह के कानून का अब नई बात चालू हुई है, वो ये है कि क्या तलाक तब किया जाए जब पति और पत्नी में नहीं बनती। जी हां, अब कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जब कोई पति पत्नी इस स्टेज पर आ जाएं कि वहां पर उनकी नहीं बनती, इसे आधार बनाकर अब तलाक देना आसान कर दिया जाए, इसे एक आधार बना लिया जा सकता है। जी हां, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे कायदा कानून कार्यक्रम में। जो हमारे साथ गेस्ट हैं, मैं उनसे सबसे पहले आपका तारुफ करवा देता हूं। हमारे साथ सबसे पहले दाईं तरफ शोनी कपूर जी हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, और इसके अलावा हमारे साथ मनीष हैं, मनीष मित्तल, जो कि जेंडर ह्यूमन राइट्स सोसाइटी से हैं। हमारे साथ हैं महेश तिवारी जी, जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट से। इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो 2 में भी गेस्ट हैं, उनसे आपका तारुफ करवाता हूं। हमारे साथ रुचि सिंह जी हैं। रुचि सिंह जी अध्यक्ष हैं उत्थान, एक NGO है उनका, और साथ ही पत्रकार हैं। रुचि जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर नेहा हैं। डॉक्टर नेहा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया राजीव गांधी ब्रिगेड की। डॉक्टर नेहा, स्वागत है आपका। शुक्रिया। तो चलिए, कायदा कानून कार्यक्रम में सबसे पहले हम बात करते हैं शोनी जी से। शोनी जी, क्या है ये कानून? अंबिका सोनी जी का एक बयान मैंने पढ़ा था। वो कहती हैं कि अगर म्यूचुअल कंसेंट से एक डिवोर्स पिटीशन फाइल होती है, जो कि 13B हिंदू मैरिज एक्ट में होती है, उसमें एक प्रावधान है कि 6 महीने के बाद दोनों पति पत्नी को जाकर दोबारा ये बताना पड़ता है कि वो कंसेंट जो उन्होंने पहले दी थी वो अभी भी जारी है, और इस बिना पर उनका म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स हो जाता है। नहीं जी। जो अंबिका सोनी जी का बयान मैंने पढ़ा है, उसके हिसाब से अगर एक व्यक्ति उसमें से अपनी कंसेंट विड्रॉ कर लेता है, तो भी इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को ग्राउंड बनाते हुए कोर्ट उसमें डिवोर्स ग्रांट कर सकती है। जी, ये मेरे हिसाब से कानून की समझ है। इसके अंदर एक और प्रोविजन है कि दोनों पार्टीज की फाइनेंशियल और एक हेल्थ के लिए प्रोविजन और चिल्ड्रन की हेल्थ के लिए फाइनेंशियल प्रोविजंस होने चाहिए। जी। इससे पहले क्या हुआ था, 1978 में 1978 में भी लॉ कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दी थी कि इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को एक डिवोर्स का ग्राउंड बनाना चाहिए, चाहे वो एक तरफ से हो, एक पार्टी से भी हो। हाँ, वो जो थी वो काफी ही बड़ी गाइडलाइंस थी। उसके अंदर एक 13C करके एक सेक्शन बनाया गया था, जिसके अंदर कई सारी वो थी प्रोविजंस थे कि कोई भी पार्टी मैरिज में, दोनों में से कोई भी पार्टी इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को ग्राउंड लेकर कोर्ट के अंदर जा सकती है। महेश जी हैं हमारे साथ। महेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो नया कानून आ रहा है, क्या है इस कानून के तहत? क्या सही मायनों में कोई काम भी आएगा ये कानून? देखो, पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि ये कोई अलग से कानून नहीं बनाया जा रहा है। जी। जो एग्जिस्टेड लॉ है उसमें एक अमेंडमेंट करने की बात है, एक संशोधन करने की बात है। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जब होता है तो क्रूरलिटी बहुत अहम मुद्दा था कि इन्होंने मेरे साथ क्रूरलिटी की जी। और 1955 से लेकर के अभी तक क्रूरलिटी डिफाइन नहीं है जी। जिसके ऊपर डाइवोर्स होता है और जिसके ऊपर 498 AIPC का सेक्शन लगता है, और ये सोसाइटी में आजकल बहुत ज्यादा ये लग रहे हैं, मिसयूज भी हो रहे हैं इसके तहत। तो जब अभी तक आपने क्रूरलिटी को डिफाइन नहीं किया कि किस डिग्री तक क्रूरलिटी हो, तो उसे क्रूरलिटी आप मानेंगे डाइवोर्स के लिए या 498 के लिए जी। उसी तरह क्या डोमेस्टिक वायलेंस जो आया उसमें भी नहीं है कि जैसे इमोशनल वायलेंस, फाइनेंशियल वायलेंस, क्या है ये? आप उस पैमाने को कैसे नापेंगे कि इमोशनल वायलेंस हुआ जी? तो मिसयूज होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, जो हो भी रहे हैं। यानी कि इसमें भी साफ नहीं। अब जैसे ये इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन की बात इन्होंने कही है, वो ड्यूरेशन क्या होगा? कितने ड्यूरेशन के बाद आप ये मान लेंगे, 1 साल, 2 साल या 3 साल, कितने ड्यूरेशन के बाद मानेंगे कि ये इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन हो गया, अब इनको उसकी डिग्री ग्रांट कर दी जाए? अगर फिर उसकी डिफिनेशन क्या होगी, और फिर उसमें अपील के क्या चांसेस होंगे? अपील अगर कोई कर सकता है या नहीं कर सकता, करेगा तो फिर क्या वो अपीलें जब तक पेंडिंग रहेगी तब तक दोनों पार्टी लटकी रहेंगी, वैसे जैसे पहले लटकी रहती थी? 20-25 साल फिर भी लगेगा। अगर इस तरह के संशोधन है तो मैं कहता हूं ये उचित नहीं है। परंतु अगर इन सब चीजों को क्लियर करके और एक अच्छा अमेंडमेंट साफ सुथरा, जो कि कंफ्यूज ना हो। चलिए, रुचि जी है हमारे साथ। रुचि जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप मानती हैं एक ऐसा पैकेट है खाने का जिसके अंदर क्या है ये पता नहीं, और ये कहा जा रहा है कि इसे खाना है, तो कहीं ना कहीं क्या महिलाओं को किसी तरह का फायदा होने वाला है इस कानून से? क्या तलाक आसान हो जाएंगे? अलग होने के लिए कई मुद्दे हैं, क्या आपस में उनका विचार नहीं मिल रहे हैं?
क्या आर्थिक रूप से पति संपन्न नहीं है, या क्या शारीरिक क्षमता इतनी नहीं है कि वो अपनी पत्नी को सेटिस्फाइड कर पा रहा है, या उसका कहीं और किसी और के साथ उसका कोई रिलेशनशिप तो नहीं है। कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे मसले हैं जो कि महिलाओं के सामने खड़े होते हैं। यदि खड़े भी हो गए तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि इन सारे मसलों को कौन कहेगा कि हाँ इसमें कितनी मतलब रियलिटी है, कितनी सच्चाई है, इसके लिए कौन जाएगा तह तक। उसके लिए क्या चाहिए कि कानून वाले जो भी हैं, जो भी अमेंडमेंट हो रहा है, वो अमेंडमेंट वाकई सोनी जी ने सही कहा है कि बिल्कुल क्लियर नहीं है, कंफ्यूज्ड है। डॉक्टर नेहा, आपको लगता है ये जो कानून बनने वाला है एक बार फिर से, या संशोधन जो इसमें होने वाला है, इसमें मर्दों को किसी तरह से कोई राहत नहीं मिलने वाली, फिर से वही की वही कहानी दोहराई जाएगी? इसमें सवाल मर्द और औरत का नहीं है जी। जब डाइवोर्स का केस फाइल होता है जी, तो सबसे पहले हमें यह सोचना है कि एक ऐसी जूरी होनी चाहिए कि जब वो जो भी जिस बेस पर, किस बेस पर वो यहाँ पे डाइवोर्स फाइल कर रहे हैं, चाहे वो जेंट्स की तरफ से हो चाहे वो लेडी की तरफ से हो जी, उसके लिए कौन इसको डिसाइड करेगा कि कौन सही है कौन गलत है और कैसे डाइवोर्स दिया जाए या ना दिया जाए। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे, एक शादी होती है उसके बाद नहीं बनती है, उसके बाद 498A डाला जाता है, DV05 डाला जाता है, चाइल्ड कस्टडी मेंटेनेंस कानून, कई तरह के कानून लाद दिए जाते हैं। आपको लगता है कहीं ना कहीं जब इतने केस हो गए उसके बाद इस बात की कोई आशंका बचती है कि दोनों के बीच में बनेगी या नहीं बनेगी? ऐसी कोई आशंका रहती है? क्योंकि इतने केस होने के बाद तो कोई भी इंसान कह सकता है कि शायद नहीं बनेगी। एक्चुअली जैसा आपने कहा कि 498A डोमेस्टिक वायलेंस सब एक्ट हो जाते हैं, 498A जो है वो क्रिमिनल लॉ है जी। तो जैसे ही 498A का केस फाइल होता है तो हस्बैंड और उसकी पूरी फैमिली ऑलमोस्ट अरेस्ट हो जाती है, तो बहुत मुश्किल से बचती है अरेस्ट होने से। तो 498A जब एक लड़की या लड़की का परिवार फाइल करता है तो मेरे हिसाब से उस टाइम इनको क्लैरिटी होती है कि अब इसके बाद ये परिवार नहीं चलेगा आगे जी। तो वो लास्ट स्टेज में ही फाइल करते हैं जाके जी। तो उसके बाद कोई भी उम्मीद ऐसी बचती नहीं है कि शादी आगे चलेगी। बट फिर भी हमने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे जहां पे लड़की 498A भी फाइल कर देती है, उसके बाद भी कहती है कि मुझे साथ रहना है जी। तो कोर्ट्स भी उसको बहुत लीनियंटली लेती हैं, वो भी मतलब उस चीज को ऐसा नहीं लेते हैं कि ये इरिट्रेवेबली ब्रेकडाउन हो चुकी है मैरिज, क्योंकि जब एक लड़की ने अपने हस्बैंड को जेल पहुंचाने की नौबत आ गई है तो उसके बाद उस शादी में क्या बचता है? तो कोर्ट को जो भी उसकी माँ या बहन, माँ बहन और सारा पूरा परिवार को मेंटली अटैच बहुत ज्यादा होता है, जहां भी थोड़ी सी भी अटैचमेंट होती है पूरे परिवार को उसमें खींच लिया जाता है जी, बिना किसी सबूत के जी। तो कोर्ट जब अब नया अमेंडमेंट कर रही है हिंदू मैरिज एक्ट में, तो उसको ऐसी प्रोविजन करनी चाहिए कि इरिट्रेवेबल को डिफाइन करना चाहिए कि अगर लड़की एक लड़के की परिवार या लड़के को एलेज कर रही है कि उसने क्रुएलिटी की है जी, और इतने साल से केस चल रहा है उनके आपस के बीच में, तो उसको डिफाइन करना चाहिए कि इरिट्रेवेबली मैरिज ब्रेकडाउन हो चुकी है। अभी तक जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं जो भी, तो उसके हिसाब से यह कि जो म्यूचुअल कंसेंट के साथ जब पार्टीज डिवोर्स फाइल करती हैं और बाद में एक पार्टी विड्रॉ कर लेती है अपनी कंसेंट, तो उस केस में ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगी जी। इवन अगर इस प्रोविजन को एक मेरिट का ग्राउंड भी बनाते हैं रिट्रीवेबल को, तो उसके बाद भी एक बंदे को पूरी अपनी हाफ ऑफ लाइफ उस केस को लड़ना पड़ेगा, जो कि एग्जिस्टिंग लॉ में भी लड़ना पड़ रहा है। तो इसको अगर कानून को रिट्रीवेबल बनाया जा रहा है एक ग्राउंड, तो इसको टाइम बाउंड भी करना चाहिए कोर्ट्स को डिसाइड करने के लिए। रुचि, आप मानती हैं कि तलाक को आसान बना देने से महिलाओं के हित में ही रहेगा वो चीज? जी हाँ, इससे तो ज्यादातर तो महिलाओं को तो जो आर्थिक रूप से जो मतलब पढ़ी लिखी महिलाएं हैं और आर्थिक रूप से जो संपन्न है, उन महिलाओं को तो इस तलाक से तो फायदा पहुंचेगा ही।